हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। और अपनी जो सीरीज़ चल रही थी यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन की, तो वो क्या है उसका जो आज लास्ट पार्ट है 2024 की, जो मतलब कि 2024 का जो पीवाईक्यू थे, उसका आज क्या होगा, लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, जिसे नहीं पता उसे बता देते हैं कि अपने लोगों ने क्या था, 1 से लेकर के 40 तक की सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर लिया था। आज करने वाले हम लोग क्या 40 से लेकर के टोटल 80 तक के जितने भी कॉम्प्रिहेंशन बचे हैं, उन सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले क्या हम लोग जो जिस तरीके से करते हैं कि अपने जो भी 5 रूल हैं, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं, तो वो सारे 5 के 5 रूल को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को क्या कॉम्प्रिहेंशन को करने में बहुत ही ईज़िली रहे। तो अभी चलिए शुरू करते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन के जो क्या कहते हैं कि जो रूल हैं, 5 के 5 रूल को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, और उसके बाद में चलते हैं प्रैक्टिस सेक्शन पे। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 40 से लेकर के 80 तक के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला हमारा हमारा लोगों का रूल क्या कहता है, अपना रूल कहता है पहला कि उत्तर क्या होंगे, पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सारे के सारे उत्तर को किस पे देना है, गद्यांश पर आधारित देना है। उसके बाद में दूसरा रूल हम लोगों का क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि निष्कर्ष वाले जो प्रश्न आएंगे, यानी कि निष्कर्ष वाले जो भी गद्यांश आएंगे, उसमें क्या करना होगा, निष्कर्ष का मतलब होता है कि गद्यांश क्या कहना चाहता है, यानी कि गद्यांश का सारांश हमें बताना होता है। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में रूल आता है हमारा तीसरा रूल, जो क्या होते हैं, पूर्व धारणा वाले प्रश्न होते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, तो जो पूर्व धारणा वाले प्रश्न होते हैं, उसमें हमें देखना होता है कि गद्यांश क्यों लिखा गया है। यानी कि पूर्व धारणा वाले प्रश्न ही एकमात्र ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, गद्यांश के बियॉन्ड भी जा करके सोचना पड़ता है। परंतु इससे पहले हम लोगों ने रूल नंबर 1 में क्या बताया था, सारे के सारे जो उत्तर होंगे वो क्या होंगे, पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होंगे। केवल पूर्व धारणा वाले प्रश्नों में ही क्या करना है, गद्यांश के बियॉन्ड भी जा करके सोचना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों का रूल नंबर 4 और 5 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि सारे के सारे जो भी गद्यांश मतलब कि क्वेश्चन होंगे, उसमें जो भी विकल्प होंगे, अगर उसमें एक्सट्रीम वर्ड हो कहीं पे भी, तो एक्सट्रीम वर्ड को क्या करना है, आपको हटा देना है। क्योंकि 90% चांस होते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड वाला जो है गलत होता है। फिर भी आपको क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बस ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन मतलब कि एक्सट्रीम वर्ड हटाने लायक है या फिर नहीं है। उसके बाद में हम लोग का रूल नंबर 5 कहता है कि उत्तर ढूंढते समय क्या करना है, और जो कि गोल्डन रूल है, सबसे बेहतरीन रूल है। इसके जरिए आप लोग क्या आंसर को, हर एक आंसर मतलब कि हर एक क्वेश्चन में आंसर को निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, कि हम लोगों को क्या करना है कि सही उत्तर को नहीं निकालना है, बल्कि क्या करना है, उत्तर ढूंढते समय हमें गलत विकल्प को पहले हटाना है। यानी कि सही को नहीं ढूंढना है, क्या करना है, हमें गलत को हटाना है। और फिर जो भी बचता है उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि जो भी फिर बचता है उसे हम क्या कहेंगे, सही विकल्प मतलब कि कहेंगे। तो यही हमारे क्या 5 के 5 रूल जो थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और बाकी अभी चलते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेक्शन पे। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 1 से लेकर के 40 तक कर चुके हैं हम लोग। अभी कह रहे हैं 40 से लेकर के 80 तक की। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं क्या, बुकलेट पे, जो कि 2024 की यूपीएससी की जो मतलब कि पीवाईक्यू है, उसकी क्या हम लोग कर रहे हैं, बुकलेट को सीरीज नंबर 1 को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। और अभी देख लीजिए आप लोग कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 40 तक की कंप्लीट जो भी कॉम्प्रिहेंशन था उसको कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद में आप लोगों का जैसा भी मतलब कि इस पर प्रतिक्रिया रहेगी उसी तरीके से, यानी कि आप जैसा भी इस पर इंटरेस्ट दिखाएंगे उसी तरीके से आगे भी वीडियो लाई जाएंगे। तो आप बता दीजिए कि आपको क्या आगे के भी मतलब कि पीवाईक्यू यानी कि 2024 तक की हम लोग कर लिए हैं, और 2023 के भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको आगे भी पीवाईक्यू चाहिए तो इसके लिए आप क्या कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए कौन सा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करता हैं। तो पहला हम लोगों का कहता है, गद्यांश क्या कह रहा है, चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है परंपरागत कक्षाएं, एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं धीरे से। तो क्या बोल रहा है, परंपरागत कक्षाएं अधिगमन, क्या है अधिगमन, परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियत समय विधि पर बल देकर स्वयं को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती हैं। कक्षाओं का अत्याचार यह है कि वहाँ प्रत्येक शिक्षार्थी को एक ही अवधि के लिए एक ही तरीके से व्याख्यानों के एक ही सेट के अधीन किया जाता है। अंत में कुछ शिक्षार्थी आगे निकल जाते हैं और कुछ अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और शेष पीछे छूट जाते हैं। इस नियत समय अवधि के बाद कक्षा का यह मॉडल चलता रहता है, और जो पीछे छूट गए उनके लिए एक बार भी नहीं सोचा जाता। इस तरह डेढ़ दशक की औपचारिक शिक्षा के बाद हम अपने स्नातकों में 10%
रोजगार योग्यता ला पाते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कौशल शिक्षा के क्षेत्र में यही अप्रभावी कहानी दोहराने से अलग परिणाम नहीं मिलेंगे। यानी कि कौशल में भी अगर इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे तो हम लोगों को अलग परिणाम नहीं मिलेंगे। तो अगर इसका सारांश आपको समझ में आया होगा तो सीधे सीधे बात कही गई है कि मतलब कि कक्षा में दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं जो क्या होते हैं। एक तो मतलब कि आपके जो शिक्षा प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग चल के आगे निकल जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो इसी के बारे में बोला गया है। तो अभी चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया है और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें दो क्वेश्चन मतलब कि दो विकल्प दिए हैं। पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी कि निष्कर्ष पूछा गया है। तो अभी निष्कर्ष देख लेते हैं क्या होगा। परंपरा क्या लिखा, पारंपरिक कक्षा अधिगमन में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगमन क्या लिखा, अधिगम की समय अवधि है। अभी देखिए हिंदी कितनी अच्छी इसमें लिखी हुई है और आपको पढ़ने में भी समझ में आया होगा। क्या लिखा होगा, पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समय अवधि है। आप भी देखिए कुछ समझ में भी नहीं आया होगा इसका मतलब अभी। और उसके बाद में विकल्प नंबर 2 बोल रहा होगा। तो विकल्प नंबर 2 बोल रहा है कि पारंपरिक कक्षा सभी के लिए एक समान पद्धति यानी कि एक समान वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच को बढ़ावा देती है और सभी विशिष्टीकरण को समाप्त करती है। तो यहाँ पे ये तो बात कही गई थी कि क्या, कि जो भी मतलब कि विशिष्टीकरण नहीं है, क्या है, सबको एक तरीके से देखा जा रहा है। परंतु एक बार फिर से एक विकल्प नंबर 1 को पढ़ देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो विकल्प नंबर 1 में बोल रहा है पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य, यानी कि जो प्राचीन कक्षा में था केंद्रीय लक्ष्य क्या था, सामर्थ्य लाभ करने, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के बजाय क्या कर रहा है, लाभ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, तो ये भी बात कही गई थी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि विकल्प आखिर एक कहना क्या चाहता है। तो यहीं पे बस हो जाता है कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में थोड़ा सा मतलब कि अंतर, कि आपको हिंदी कहीं पे टफ हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, बस यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको देख लेना है कि इंग्लिश इसका क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए इसका क्या आंसर मैंने बताया, यानी कि दोनों इसके सही है। तो यानी कि 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, जब कोई बच्चा किशोरावस्था पर पहुंचता है तब माता पिता और बच्चों के मध्य टकराव होना संगत है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा जो था बचपन से किशोरावस्था की ओर आता है तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में क्या है, टकराव होना संगत बात है। चूँकि बच्चा स्वयं को अपने मामले सुलझाने में सक्षम समझने लगता है। यानी कि बच्चा अभी नासमझी होता है, बस क्या किशोरावस्था में आने से उसके थोड़ा मानसिक परिवर्तन होता है, मानसिक और शारीरिक हार्मोन्स जो मतलब कि चेंजेस होते हैं। इसके लिए वो समझता है कि क्या सारी समस्या को खुद ही सुलझा सकता है। उसके बाद में बोला है, जबकि माता पिता अपने अभिभावकीय व्याकुलता से भरे होते हैं, और माता पिता क्या होते हैं वहीं अभिभावकीय व्याकुलता से भरे होते हैं, जो प्रायः अधिकार प्रेम के लिए शेष होते हैं, यानी क्या है, भेष होते हैं, यानी कि छद्म रूप से होते हैं। माता पिता सामान्यतः मानते हैं कि किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली विविध नैतिक समस्याएं विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र हैं। यद्यपि उनके द्वारा सुझाए गए विकल्प इतने अधिक सैद्धांतिक आगे देखिए क्या होगा होते हैं, यानी कि सैद्धांतिक होते हैं, कि युवा शायद ही उनमें भरोसा करे। यानी कि कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जो युवा होता है उसे क्या बिल्कुल नए और जोशीले मतलब कि विचार चाहिए। वही माता पिता क्या होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, और वो मतलब कि रूढ़िवादी एक तरीके से, सभी की बात नहीं करें, मतलब कि जो क्या होते हैं मतलब कि प्राचीन तरीके से क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल को फॉलो करने की बात करते हैं। तो इसलिए क्या लिखा, भरोसा रख पाते हैं, शायद ही उनमें भरोसा रख पाते हैं। उसके बाद में और वे प्रायः गोपनीय रूप से अपने खोज मार्ग चलते हैं, यानी कि खोजे हुए मार्ग पर चलते हैं। तो यही बात है। अभी देखते हैं इसका पूर्व धारणा पूछी गई है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव करते हैं। देखिए सीधे सीधे क्या लिखा हो, सहज अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि माता पिता अधिकार में रखने वाले और हठधर्मी होते हैं। उसके बाद में बोला गया है, आधुनिक समय के किशोरों में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है। तो अभी देखिए आधुनिक समय के किशोरों में अपने माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है।
तो अभी यहाँ पे क्या बात हो रही थी, एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। यहाँ पे बोल रहा है कि एक तरीके से बात की जाए तो आपने दोनों विकल्प पढ़ लिए होंगे। तो दोनों विकल्प पढ़ने के बाद में क्या लगता है कि लगभग क्या है, यानी कि जो अपन लोग पैराग्राफ पढ़ा अभी तो मैच कर रहा है, परंतु इसका जो मतलब आंसर की मतलब मैंने जो देख रहा हूँ तो उसमें आंसर की में क्या दिखा रहा है कि मतलब कि दोनों मान्यताएं गलत हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है आपको, इसको क्या मतलब कि कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर। मुझे तो इसका क्या लग रहा है, सी लग रहा है, परंतु जो मेरे पास आंसर की है उस क्योंकि मैं आंसर की से भी साथ में मैच करते हुए चल रहा हूँ, तो आंसर की में इसमें क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और मुझे ए वैसे सी भी लग रहा है। तो इसका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता लगता है कि यूपीएससी इसको क्या मानती है। तो चलिए आप बताइए इसको आपको क्या लग रहा है। बाकी आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 44। तो 44 में क्या बोला है, तो 44 का आंसर चलिए अभी देख लेते हैं। इसमें विकल्प दिए हुए हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार का सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। यहाँ पे केंद्रीय विचार पूछा है। केंद्रीय विचार का मतलब है कि आखिर मतलब कि कुल मिला के कहा जाए तो निष्कर्ष ही पूछ रहा है। जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राय पर होते हैं, यानी कि जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राह पर होते हैं, माता पिता समानता अधिक सहायता नहीं कर सकते। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि माता पिता अधिक सहायता नहीं कर सकते, परंतु अभी देखते हैं, अभी ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगला बोल रहा है कि जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप अनावश्यक है। अभी आप देख रहे हो अनावश्यक, यानी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि बच्चे के मतलब जीवन में माता पिता का रोल ना रहा है। तो आप अभी यहाँ पे आप लोगों ने रूल क्या पढ़ा होगा, रूल नंबर जो 5 था उसको अगर यूज़ करते हुए करें तो यानी कि बी वाला तो गलत हो जाता है। उसके बाद में अगला आता है सी। आज के मूल परिवार सुमिच क्या लिखा, सुमिच यानी कि न्यूक्लियर फैमिली रूप से बच्चों के पालन पोषण करने में असमर्थ नहीं है, लेकिन समर्थ नहीं है। तो यानी कि न्यूक्लियर फैमिली की भी बात कहीं नहीं हुई थी, तो यानी कि सी भी गलत हो गया हमारा। आधुनिक समाजों में किशोर हठी अवज्ञाकारी और लापरवाह होते हैं, तो यानी कि ऐसा होते हैं, ये तो एक तरीके से धारणा बना ली इन्होंने, तो हमारा डी भी गलत हो गया। अभी आप देख रहे हो कि पहले हमने ए पढ़ा तो यहाँ पे तो हमें लग रहा था कि ये सही नहीं होगा, परंतु जब लास्ट तक आए हम तो यानी कि लास्ट के जो बी सी डी थे वो इससे भी ज़्यादा गलत आंसर थे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 44 का क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला का जो भी हमारा कॉम्पिटिशन है। 44 के बाद में 45 46 तो क्या है मैथ और रीजनिंग के, 47 भी मैथ रीजनिंग। उसके बाद में कहाँ पे आता है हमारा कॉम्बिनेशन, तभी कॉम्बिनेशन आता है हमारा 51 पे। क्या है 51, क्या बोल रहा है, ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। जब वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप के द्वारा प्रवाहित किया तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई। अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण किया। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिच्छेद में अंतर्निहित सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सुझाव बोल रहा है, सुझाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यह भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक स्तर पर चूना पत्थर उत्पादन करने के लिए एक सस्ता और व्यवहारिक विधि है। तो क्या ऐसा कुछ विधि के बारे में बताया गया था, तो ध्यान दें कि यहाँ पे कहीं वाणिज्यिक और जो चूना पत्थर है इसका कहीं वाणिज्यिक उपयोग हो ऐसी कोई विधि है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं विकल्प नंबर बी। तो विकल्प नंबर बी बोल रहा है इसका उपयोग कार्बन क्या लिखा प्रचित क्या लिखा प्रच्छादन, प्रच्छादन मतलब होता है सिक्वेस्टेशन की एक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो अभी आपने लास्ट में यहाँ पे क्या पढ़ा था, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो सीधे सीधे विकल्प क्या है, बी मिल रहा है, लेकिन अभी भी क्या हम लोग देख रहे हैं सी और डी को भी पढ़ लेते हैं। इस विधि के द्वारा बेसाल्ट चट्टान को कैल्शियम और मैग्नीशियम चट्टानों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। तो ऐसा स्रोत के बारे में कुछ नहीं बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण कर उत्तम चट्टान विलयक अम्ल का उत्पादन किया जा सकता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट सीधे अगर आप बात करें तो सीधे सीधे कार्बन प्रच्छादन के रूप में ही बात की गई थी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो 51 का क्या हो गया हमारा, बी हो गया। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 52। इसमें क्या बोला, ये भी हमारा किससे ज्योग्राफी से संबंधित ही है।
भूगोलवेत्ताओं ने महासागर के रंग के 175 उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया, जो महासागर की सतह पर पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन उत्पादकता का एक सूचक है, और यह पाया कि विशाल प्लवी हिमशैल दक्षिणी महासागर में कार्बन के 20% तक भंडारण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन हैं वो कार्बन को 20% तक क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि विशाल प्लवी हमेशा क्या हिमशैल से पिघला हुआ जल, इसमें लोहा और अन्य पोषक तत्व होते हैं, अब तक कि अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तरीय पादप प्लवक वृद्धि में सहायक होते हैं। यानी कि जो भी महासागरों में ग्लेशियर होते हैं, हिमशैल होते हैं, वो पिघलते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोहा और जो भी पोषक तत्व होते हैं उसके कारण क्या हो जाता है, सुपोषण हो जाता है, जिससे क्या है पादप प्लवकों की वृद्धि होने में सहायता होती है। तो अभी क्या बोला, यहाँ पे भी पूर्व धारणा पूछी गई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, कि क्या पूछा गया। विशाल प्लावी हिमशैल दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव डालते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी कि खाद्य श्रृंखला पे और जो भी उत्पादकता होती है उन पर प्रभाव तो पड़ता है। और उसके बाद में बोला गया है विशाल प्लवी हिमशैलों के पिघलने से जलवायु परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। अभी देखिए जलवायु परिवर्तन की कहीं पर बात नहीं हुई थी, हालांकि इनडायरेक्टली रूप से तो कि हर एक चीज़ कनेक्ट होती है, परंतु अगर यहाँ पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पे कि जलवायु परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। और विश्व मत्स्य उद्योग, अभी देख रहे हैं आप, मत्स्य उद्योग भी कहीं पर भी बात नहीं हुई थी, यानी कि हमारा सेकंड वाला विकल्प गलत हो जाता है और फर्स्ट वाला तो मैच कर रहा था। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 52 का हो जाएगा हमारा ए। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, विकास की प्रक्रिया ने मक्का से पोषित होने वाली इल्लियों यानी कैटरपिलर जो होते हैं को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की है। वे पौधों के कीट परिभक्षियों के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे इल्लियों को अधिक खाने और तेज़ी से वृद्धि करने में सहायता होती है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाले कारक इल्ली का मल या कीटमल है। यह खोज कवक अथवा जीवाणु जैसे रोगजनकों के प्रति पौधों की अनुक्रिया से संबंध यौगिकों पर प्रकाश डालती है। तो अभी इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन परिच्छेद के द्वारा प्रेषित सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण व्यवहारिक संदेश का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसमें क्या बोला है, यानी कि व्यवहारिक संदेश बताना है। तो किसान अपने खेतों यानी बागानों में इल्लियों का उपयोग खरपतवार खाने के लिए कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद में बोल रहा है ये खोज क्या है, नैदानिक रूप से उपयोगी सूक्ष्मजीवी यौगिकों के विकास में सहायक कर सकती है। यह खोज जैविक पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय पीड़कनाशक दवाओं के विकास में सहायक हो सकती है। तो दवाओं के विकास में सहायक हो सकती है ऐसा तो कुछ नहीं है। इल्लियों को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाए, तो ये आनुवांशिक रूपांतरण की भी कुछ बात नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा सी और डी तो बिल्कुल गलत हो गया। अभी चलते हैं 53 में, कौन सा हमारा ए या बी में से कोई एक होगा। तो किसान अपने खेतों में इल्लियों का खरपतवार खाने के लिए कर सकता है। तो कि कीट है क्या, इसका एक तरीके से व्यवहारिक इस तरीके से उपयोग हो सकता है क्या। तो इस प्रकार से हमारा ए भी गलत हो जाता है। तो लास्ट हमारा आंसर क्या बचा, हमारा बी बचा। तो अभी क्या है 53 का बी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला हमारा जो भी है कॉम्प्रिहेंशन उसको देख लेते हैं। तो अभी आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन नंबर कौन सा है, 61। तो चलिए 61 को देख लेते हैं। तो 61 में कॉम्प्रिहेंशन में क्या कहा गया, एक मजबूत लोकतंत्र यानी कि पॉलिटी से संबंधित है। लोकतंत्र में वास्तविकता चाहे वह कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो, राजनीतिक नेताओं के भाषण और दावों के अन्य सामाजिक रूपों दोनों में इनकी अभिव्यक्ति होती है। मीडिया के द्वारा प्रसार के साथ साथ विमर्शी लोकतंत्र में
इसकी तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति दोनों के माध्यम से वास्तविकता का अस्तित्व पारदर्शी होना चाहिए। एक आदर्श रूप से जिम्मेदार मीडिया पर अपने संचार प्रभाव के माध्यम से वास्तविकता की अंतर्वस्तु को बिना स्वीकृत किए प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है। क्या बोला यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई है। चलिए, क्या बोला, एक आदर्श रूप में जिम्मेदार मीडिया पर अपने संचार प्रभावों के माध्यम से वास्तविकता की अंतर्वस्तु को बिना विकृत किए, यानी कि जो बिना विकृत किए, यहाँ पे मेन पॉइंट जो था हमारा यहीं पे था। कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब कि मेन फैक्ट है उसी को बताना है आपको अपनी तरफ से। जैसे कहते नहीं कि मसाला न्यूज़, तो उसको नहीं करना है, तो सीधे सीधे यही बोला गया। यानी कि जो पेड न्यूज़ होती है या फिर जो मसालेदार न्यूज़ होती है वो सब करने के लिए मनाही की गई है। तो उपयुक्त परिच्छेद में कौन सा कथन मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, दिखाता है? किसी आदर्श लोकतंत्र में मीडिया यानी कि जिम्मेदार मीडिया के द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। मिथ्या समाचार आदर्श लोकतंत्र के जीवन में अंतर्निहित प्रतीत होते हैं। यानी कि जो आदर्श लोकतंत्र है उसमें मिथ्या समाचार क्या अंतर्निहित रूप से होते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो 61 वाला हमारा बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि बी गलत हो गया। एक आदर्श लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि 19 सेकेंड में कहा गया है कि युक्त प्रतिबंध है। उसके बाद में अब आता है नंबर डी, एक आदर्श लोकतंत्र में गैर जिम्मेदार मीडिया और राजनीतिक नेताओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो क्या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये एक स्टेटमेंट हो गया, कोई सही मतलब की बात नहीं बोला। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 61 का हो जाएगा ए। और अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे, यानी कि 62 क्या बोल रहा है, 62। आजकल अंतर संबंध यानी कि इंटरकनेक्टेड घरेलू उपकरणों का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है। जैसे जैसे उपभोक्ता अपने घरों में नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, संबंध घरेलू उपकरणों के निर्माता और सेवा प्रदाता घर को एक कॉरपोरेट स्टोर फ्रंट में बदलने के लिए हमारे अधिकांश व्यक्तिगत डेटा को हमारी सहमति के बिना एकत्रित करके लाभ के कम मार्जिन की प्रतिपूर्ति करना चाहेंगे। यानी कि लाभ को जो है कम मार्जिन पर प्रतिपूर्ति करना चाहेंगे। और कारपोरेट विक्रेताओं के पास उपकरण स्वामित्वों की क्रय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने के लिए उपभोक्ता व्यवहार का अवलोकन करने हेतु प्रभावशाली प्रोत्साहन होगा। तो आगे भी इसमें क्या करना है, तो इसमें पूछा गया है उपयुक्त परिच्छेद में से कौन सा कथन अंतर्निहित सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक। यहाँ पे ये भी ध्यान रखा करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्यवहारिक पूछा गया, अंतर्निहित है, सर्वाधिक है और तर्कसंगत भी होना चाहिए और विवेकपूर्ण भी होना चाहिए। संदेश को प्रदर्शित करता है, सर्वोत्तम रूप से दिखाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी के परिणाम स्वरूप विनिर्माण सेक्टर में और अधिक पूंजीगत व्यय होगा। तो क्या ऐसा कुछ होगा, ऐसी कुछ बात कही गई थी? ये एक स्टेटमेंट हो गया, पूरा मतलब कि अभी प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन लास्ट तक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। और उसके बाद में बोला है उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी वाणिज्य और व्यापार की वृद्धि को प्रेरित करती है और इस प्रकार देश के समग्र आर्थिक विकास में सहायक करती है। तो ये भी हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। तो अभी भी आगे देखते हैं। अंतर संबंध इंटरकनेक्टेड उपकरण घरेलू उपभोक्ताओं यानी कि उपयोगकर्ताओं को बहुत सी सुख सुविधाएं देते हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता को सुधार करते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही बोली है। हालांकि अभी डी वाला पढ़ते हैं। इंटरकनेक्टेड उपकरणों को सुरक्षा जोखिम हो सकता है, यानी कि सुरक्षा जोखिम हो सकता है, जो कि पहले ही बात कही गई थी। और घरेलू उपयोगकर्ताओं की निजता जोखिम हो सकती है। तो वैसे तो हमारा क्या है, ये भी एक सही है कथन, लेकिन क्या यहाँ पे क्या इसका अगर सही रूप से मतलब कि जो भी प्रदर्शित करता है वो क्या बोल रहा है, मतलब कि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित बात हुई थी। तो यानी कि सर्वोत्तम रूप से जो व्यवहारिक संदेश है वो यही बोला गया
कि इसका संदेश यही होगा कि जो मतलब कि जो क्या कहते हैं कि ग्राहक है उसकी क्या है निजता को ध्यान में रखना चाहिए। तो वही इसी के बारे में बात हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 62 का डी होगा। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 63। हरित विकास में पर्यावरणीय संधारणीयता और गरीबी एवं आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध पर्यावरणीय संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में विकास रणनीतियों पर पुनर्विचार करना शामिल है। विकास पर पुनर्विचार करते समय हमें संसाधनों की कमी वाले विश्व की वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यानी कि वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वो भी क्या, हमें संसाधन की कमी वाले विश्व के वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि हमें आर्थिक गतिविधि या ऐसे विश्व से बचना है जिसमें गरीबी के सागर में केवल एक छोटा सा अभिजात वर्ग, यानी कि जो कुल मिला के कहने की तात्पर्य यह है कि यहाँ पे बोला गया असमानता के बारे में बात कही गई। तो अभिजात वर्ग आगे क्या है ही समृद्धि का आनंद लेने में सक्षम है। तो संसाधन गहन और विशेष रूप से ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष और संसाधन मितव्ययी विकास रणनीतियों के लिए स्थान बनाना होगा। उपयुक्त में से कौन सा परिच्छेद का सर्वोत्तम रूप से सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तभी आपने अगर पढ़ा होगा सही से तो आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब पूरा ये था कि जो भी अभिजात वर्ग है अगर वही होगा उसी के पास सारा का सारा धन होगा तो क्या होगा संसाधनों की मतलब कि अतिदोहनों का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे क्या होगा मार्जिन मतलब कि जो मितव्ययी, एक मिनट अभी इसको विकल्प को पढ़ लेते हैं उसके बाद में बात करते हैं इस पर। तो क्या है सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है किसका मूल भाव को। तो पर्यावरणीय संधारणीयता जीडीपी में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के हमारे उद्देश्य के लिए अति अहितकारी है। यानी कि पर्यावरणीय जो संधारणीयता है वो जीडीपी में उच्च वृद्धि के लिए अहितकारी है। तो जीडीपी और उच्च वृद्धि ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं था डायरेक्ट, तो 63 तो गलत है। उसके बाद में बोला तीव्र आर्थिक विकास और पर्यावरणीय यानी कि परिणामी पर्यावरणीय निम्नीकरण के बिना गरीबी उन्मूलन संभव नहीं है। तो देखिए आप जब सीधे सीधे एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पे, तो इसको का आप काट दीजिए, बीवी गलत हो गया हमारा। उसके बाद में आप देख रहे होंगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, रूल नंबर 5 लगा रहे हैं। उसके बाद में सी बोला स्थिर पर्याप्त समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखना अब एक पूर्वेक्षा हो गई, यानी कि एक आवश्यक अपेक्षा है। आज के विश्व की बृहद जनसंख्या, व्यापक गरीबी और सीमित संसाधनों के होते हुए पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोका नहीं जा सकता। तो ये भी एक निगेटिव कथन है। तो आप डी को भी काट दीजिए, सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे जो भी हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। तो कौन सा अगला कॉम्प्रिहेंशन आता है हमारा 65 और ये सब हमारे क्या है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। अभी चलते हैं 7, 8। तो 68 भी हमारा क्या उसका है रीजनिंग का ही है। अभी चलते हैं 69 यानी कि ये भी हमारा रीजनिंग और मैथ का ही है। अभी आता है हमारा कौन सा 71 यानी कि 71 वाला क्वेश्चन जो हमारा है रीजनिंग इसका कॉम्प्रिहेंशन का। तो इसमें बोला है धर्म और विज्ञान से भिन्न काव्य पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण सत्य में कोई विश्वास या उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता। यानी कि जो काव्य होता है उसका डायरेक्टली मतलब कि जो फैक्ट चेक होता है वो मतलब कितना मायने नहीं रखता जितना कि विज्ञान और धर्म में रखता है। जो शक्तियाँ या व्यक्ति यह दावा करते हैं कि उनकी मुट्ठी में पूर्ण सत्य है वे अधिनायकीय और निरंकुश हो जाते हैं। सत्य समानता किसी भी विरोधाभास या कमियों को स्वीकार नहीं करता, यह एकात्मक है, इसलिए यह काव्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। यानी कि सत्य जो होता है एकात्मक होता है और ये काव्य में मतलब अगर सत्य को बिल्कुल आप रखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप देख रहे होंगे मतलब कि काव्य में जो होता है मतलब कि ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जो मतलब कि जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, तो इसी के बारे में बात कही गई है। बल्कि जो विज्ञान होता है और जो धर्म होता है उसमें जो होता है मतलब कि वास्तविकता और सत्य के बारे में बात होती है। तो आगे देखते हैं काव्य जीवन और अस्तित्व की बहुलता पर अटल रहता है। शायद काव्य यथार्थ का अनुसरण करता है।
जो बहुल देश काल दोषयुक्त विरोधाभासों से पूर्ण हो। सत्य की निरंकुशता की तुलना में काव्य लोकतांत्रिक यथार्थ का पक्षधर बना हुआ है। सत्ता, धन और पद के दंभ के विपरीत काव्य विनम्र अवज्ञा दोनों प्रस्तुत करता है। यानी कि काव्य जो होता है कुल मिला के व्यवहारिक होता है। वहीं विज्ञान और दर्शन या फिर जो भी धर्म होता है वो सत्य को अनुसरण करता है। तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के द्वारा सर्वोत्तम रूप से संप्रेषित तर्कसंगत विवेकपूर्ण संदेश को दर्शाता है? क्या दर्शाता है? यह काव्य ही है, ना कि विज्ञान या धर्म, जो मनुष्य में कमियों को पहचानता है, यानी कि कमियों को पहचानती है और स्वीकार कराती है। तो क्या ऐसा कुछ बात हुई थी कि मतलब कि काव्य और धर्म जो था मनुष्य की कमियों को सामने लाता है? तो ऐसी कोई बात डायरेक्ट तो नहीं हुई थी। अभी देखते हैं आगे विकल्प पढ़ने के बाद भी आपको कन्फर्म कर पाएंगे सही है या गलत है। क्योंकि आप जब तक कि चार के चारों विकल्प नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं बता सकते कौन सा सही है। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपको हो सकता लग रहा हो ये गलत है, परंतु आगे आने वाले जो 3 विकल्प हैं वो इससे भी ज़्यादा गलत होंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक को ही सही करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं। सत्य विज्ञान या धर्म के मध्य से प्रकट होता है। सत्य विज्ञान या धर्म के मध्य से प्रकट होता है और काव्य सत्य के लिए अरुचिकर है। यानी कि जो काव्य है उसके लिए सत्य बुरा है। तो मतलब कि बुरे की बात तो नहीं हुई थी बिल्कुल भी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वैसे बी को तो काट सकते हैं। उसके बाद में क्या है? काव्य रोमानी काल्पनिक है और भावना के विषय है, जबकि विज्ञान और धर्म सत्य के विषय में है। तो वैसे ये यानी कि सी वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है अभी। उसके बाद में क्या? हिंसा, निरंकुशता और कट्टरता की दुनिया में काव्य गतिशील विरोधा का रूप है। तो ये भी गलत है। अगला एक बार फिर से एक को पढ़ लेते हैं। यानी कि ए और सी में थोड़ा भी डाउट है। क्या है? यह काव्य ही है, ना कि विज्ञान या धर्म, जो मनुष्य में कमियों की पहचान करता है और स्वीकार कराता है। तो वैसे ए इसका डायरेक्ट इसका सीधे संबंध नहीं है। मुझे तो सी इसका आंसर लग रहा है। बाकी आप क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। पुष्प का सृजन हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ है, यह कीट को आकर्षित करने के लिए अपनी पंखुड़ियाँ इठलाकर प्रदर्शित करता है और अपनी सुगंध फैलाता है। यानी कि जो फूल होता है मनुष्य समझता है कि उसके लिए फूल खिला है तो उसे तोड़ लेता है, परंतु ऐसा नहीं है। फूल का एक अपना कार्य है। वो क्या है? मतलब कि जो नर जो क्या कहते हैं, नर जो बीज होता है, यानी कि नर जो युग्मन नर को मादा तक पहुँचाना कुल मिला के कहने का तात्पर्य है। तो सुगंध फैलाता है। कीट पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाता है ताकि वायु पराग को उड़ाना ले जाए और इसी प्रकार पराग नष्ट नहीं हो। जिसे हम किसी पुष्प का सुंदर कहते हैं वह केवल एक उप उत्पाद है और मनुष्य का आविष्कार है। इसकी सुगंध हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं है, यह हमें प्रसन्न करती है क्योंकि यह विद्यमान है और हम इसके अनुकूलित हो गए हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आपको मतलब कि जो क्या कहते हैं कि कॉम्पोजिशन है वो समझ में नहीं आया, परंतु फिर आप जब इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इतने आसान बने होते हैं उसको आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक पूर्वधारणा वाला प्रश्न है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर पूर्वधारणा बनाई गई है। क्या बनाई गई पूर्वधारणा? कि परिच्छेद के लेखक का विश्वास है कि पुष्प प्रकृति की विलासिताओं का सृजन है। यानी कि प्रकृति की जो विलासिता की बात हुई थी या मतलब कि एक आवश्यक उपयोगिता की बात हुई थी। तो फूल कोई विलासिता की चीज़ नहीं है, क्या है? एक आवश्यक उपयोगिता की चीज़ है। यानी कि जो नर युग्मन जो होता है उसे मादा मतलब कि मादा तक ही पहुँचाना। तो यहाँ पे क्या करना है? ये तो बिल्कुल गलत है। परिच्छेद का लेखक पुष्पों की सुंदरता के अतिरिक्त उनकी उपयोगिता पर विश्वास नहीं करता। तो मतलब कि उनकी सुंदरता पर ही केवल विश्वास कर रहा है क्या? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा डी वाला, यानी कि दूसरा वाला भी गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं कौन सा आता है। अभी क्या हमारे जो रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, तो ये भी रीजनिंग के हैं। तो इस प्रकार से क्या हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए।
तो आप अभी बताइए कि आपको ये मतलब कि कॉम्बिनेशन की क्लासेस कैसी लगी। बाकी आप क्या, अगर आपने वीडियो पिछले 3 नहीं देखे तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रकार से अगर आपने इतने भी वीडियो को कवर कर लिया तो कॉम्पिटिशन में आपका लगभग 80% स्कोर तो रहेगा ही रहेगा। बाकी बचा हुआ क्या हमारा, 1 मिनट शुरू में आ जाता है बिल्कुल। और बाकी बचा हुआ क्या हमारा, मैथ और रीजनिंग से आप लगभग अगर 15 क्वेश्चन भी अगर आप निकाल लेते हैं फिर भी आपका मतलब कि जो सीसेट है बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको आगे भी चाहिए वीडियो तो आप क्या कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आगे किस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहिए। बाकी आप क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।